नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कुछ मुद्दे उठाए थे और जिन पर हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी ने अपनी विचार को साझा किया था। आज हमारे साथ जिगर पांड्या है, वो जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं, और कुछ ही देर बाद नेशनल एडिटर भी हमारे हैं मयूर जानी जी। वो आज के जो कुछ मुद्दे हैं, आज भी हमारे पास 5 मुद्दे हैं और इन 5 मुद्दों पर हम अपनी बेबाक राय जो है इन्हीं सहयोगियों की जानेंगे कि उनके क्या विचार है और क्या वो इन जो मुद्दे हैं इन बातों के बारे में सोचते हैं। आज हमारा पहला मुद्दा यह है कि नौसेना को मिला है बाहुबली, यानी कि आईएनएस विक्रांत मिला हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये है इसको देश को समर्पित किया है, सौंपा है, देश के हाथों में इसको सौंपा है। और दूसरा मुद्दा आज हमारा है कि सीएम केजरीवाल जो है वो गुजरात दौरे पर हैं। उनका ये दौरा जो है वो 2 दिन का है और 2 दिन वो गुजरात के लोगों के साथ रहेंगे और अपने जो विचार है या अपनी जो उम्मीदें हैं उनको वो लोगों के साथ में साझा करते हुए भी दिखेंगे। तीसरे मुद्दे पर हम चलेंगे। तीसरा मुद्दा आज हमारा रहेगा कि जो श्रीकांत त्यागी, जिनका वीडियो अभी कुछ दिन पहले नोएडा में वायरल हुआ था, उनसे मिलने के लिए 9 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल जो है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल था, वो मिलने पहुंचा था। और इसके बाद में अब एक वहीं से बड़ी निकलती हुई खबर जो है वो सामने आ रही है कि नोएडा के जो सपा उपाध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार उपाध्याय, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर है, इस पे भी हम बात करेंगे। चौथा हमारा मुद्दा है झारखंड, क्योंकि झारखंड में लगातार राजनीति गर्म है और झारखंड भी आपको लेकर चलेंगे, लोगों से राय भी जानेंगे कि क्या वो सोचते हैं झारखंड की राजनीति के बारे में। झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग की भी आशंका जताई जा रही है। जिस हिसाब से बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई गई है और लगातार झारखंड के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, यहां तक कि जो सीएम है, वो भी हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जता रहे हैं और उन्हें ये डर है कि कहीं बीजेपी झारखंड में भी खरीद फरोख्त ना कर ले, उनके विधायकों को खरीद ना ले, इसलिए उनको रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में शिफ्ट करके रखा गया है। यह भी एक बड़ी खबर है। 5वीं खबर हम आएंगे, जो खबर हमसे कल छूटी हुई थी। ये बड़ी खबर थी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए जो है गुजरात में राज्य कर्मचारियों के साथ में कुछ लोगों के साथ में धरना प्रदर्शन किया गया था। उनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन जो है गुजरात में फिर से बहाल की जाए। तो पहली खबर का रुख करेंगे कि नौसेना की ताकत बढ़ी है। आईएनएस विक्रांत जो है वो देश को समर्पित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो पहली खबर पे हम विचार रखते हैं कि नौसेना में पहला स्वदेशी विमान जो है आईएनएस विक्रांत, वो शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में इसे देश को समर्पित कर दिया है। कोचीन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत का निर्माण जो है 20,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इस पोत के आधिकारिक तौर पर शामिल होने से नौसेना की निश्चित तौर पर ही ताकत दोगुनी हो गई है। आपको बता दें कि कैसे बना ये आईएनएस विक्रांत, ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ये पहला ऐसा बड़ा युद्धपोत है जो देश में बनाया गया है और इससे देश की ताकत मौजूद निश्चित तौर पर ही बढ़ी है। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहली गौर करने वाली बात है कि भारत में बने आईएनएस विक्रांत में जो इस्तेमाल सभी चीजें स्वदेशी नहीं है। कल तक कहा जा रहा था कि इस जो युद्धपोत है इसको बनाने के लिए सारी चीजों को स्वदेशी तौर पर उन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजें विदेशी भी हैं, लेकिन 75% जो चीजें हैं वह स्वदेशी हैं। आप कह सकते हैं निश्चित ही ये बड़ी बात है कि स्वदेशी चीजों से मिलकर इतना बड़ा युद्धपोत बनाया गया है। हालांकि नौसेना के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट का 76%, माफ कीजिएगा 75 मैंने बोला था, लेकिन 76% हिस्सा जो है वो देश में मौजूद संसाधनों से ही बनाया गया है। विक्रांत के निर्माण के लिए जरूरी जो युद्धपोत में जो स्टील का प्रयोग किया गया है वो जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको अपनी स्टील जो दी है उससे ये तैयार किया गया है। इसी मुद्दे पर हम सीधे रुख करते हैं। जिगर पांड्या जी हमारे सहयोगी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनसे जानेंगे कि जिगर जी, निश्चित तौर पर ये जो है नौसेना की ताकत बढ़ी है और इससे जो हमारे पड़ोसी मुल्क है जो हमें लगातार जो है हमारे ऊपर आंख उठाते हैं, उनके कई जो बयान है वो भी हमें देखने को बीच बीच में मिलते हैं। निश्चित तौर पर नौसेना की ताकत बढ़ी है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, नौसेना की ताकत तो बढ़ी है। हम आज के प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसके ऊपर गौर करें तो ये जो है वो गर्व की हर भारतवासी इसके ऊपर गर्व जो महसूस कर रहा है। उसकी बड़ी बातें जो है उसमें
देश की सबसे बड़ी प्राथमिक सुरक्षा जो है वो उसका प्राथमिकता है सुरक्षा की। और नौसेना में जब वोकल फॉर लोकल वो जो नारा प्रधानमंत्री ने इसके पहले दिया था, उसके बाद स्वदेशी जो चीज भारत में बनती है, भारत में प्रोडक्शन रहता है, उसका सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। उसके ऊपर प्रधानमंत्री बार बार हर जगह पे हर संबोधन में बड़ी बात वो है कि आपने जैसे बताया कि 24% जो पार्ट है वो भारत में नहीं बने, ये बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि आज जो है उसमें पाबंदियां जो है वो नौसेना में थी महिलाओं को लेकर, वो हट चुकी है। नौसेना के हर शाखा में महिला कर्मचारी, महिला सैनिक अब तैनात रहेंगे। और विक्रांत की बात है, विक्रांत में भी समुद्र की लहरों के बीच में हमारे देश की बेटियां वो तैनात रहेगी, देश की सुरक्षा के जो इंतजाम है उसमें उसका सहयोग देगी, ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात है, जो गुलामी का चिन्ह था नौसेना के झंडे के ऊपर, वो आज से हट चुका है। और जो छत्रपति शिवाजी से प्रेरित जो एक निशान था वो आज से नौसेना में जुड़ चुका है। ये जो बड़ी उपलब्धि है आज के दिन के लिए, देश के लिए, नौसेना के लिए और सुरक्षा के मामले के लिए, वो बहुत कुछ अपने आप में कुछ बहुत कुछ कहा जाता है। और साथ साथ में शोभित हम दर्शकों को वो भी बताएंगे, अकेले नौसेना की बात नहीं है, सुरक्षा की बात है। आपने जो प्रश्न मुझे पूछा कि पड़ोसी मुल्क, वो बात बिल्कुल सही है कि पड़ोसी मुल्क जो है अपने अपने हिसाब से हमारे देश में अंदरूनी मामला हो या बाहर सुरक्षा का मामला हो, सरहद पे कुछ ना कुछ तो छेड़खानी करते रहते हैं। उनको भी जवाब जो है वो इसी बहाने मिल चुका है। बीच में भी जो हमारे पास खबर आई हुई थी कि जो भूसेना है, आर्मी, इंडियन आर्मी, उसमें भी टेक्नोलॉजी का बढ़ावा कर दिया जाता है। ये जो विक्रांत है उससे तो आज जो पड़ोसी मुल्क है, बतौर नाम बोलेंगे चाइना है या पाकिस्तान है, जो सबसे ज्यादा इंडियन जो हमारी बॉर्डर है उसमें छेड़खानी करते रहते हैं या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे हमारी सेना का हौसला कहीं पे कम होता था, आज बुलंद हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात भारत की, तो भारत आने वाले दिनों में विश्व गुरु बनने की जो राह पे है उसमें पहला कदम मैं बोलूंगा, क्योंकि विश्व गुरु बनेगा तब बनेगा, लेकिन अपने पड़ोसी मुल्क भले अपनी तरीके से डिस्टर्ब करते रहेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि पड़ोसी मुल्क में कभी भी जब भी मुश्किल आई है तब भी इंडिया, भारत उसके साथ खड़ा हुआ है। हम श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, कि फिलहाल पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान में जो बाढ़ आई हुई है, तो सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने, भले वो हम दुश्मन देश की नजर से उनको देखते हैं, लेकिन जब मानवता और उसकी बात आती है, सहाय की बात आती है, तब भी हम सबसे पहले खड़े रहते हैं। तो दो चीज है कि जब सुरक्षा की बात है तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, और सहाय की बात है तो सबसे पहले हम खड़े रहेंगे। जी सोमी। जिगर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि हमारी निश्चित तौर पर ही नौसेना की ताकत बढ़ गई है और लगातार हम इसमें प्रयासरत हैं कि कैसे तीनों सेनाओं की ताकत को हम दिन दुगना रात चौगुना मजबूत करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है और ये देश के लिए बहुत भी जरूरी है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो लगातार इस फिराक में रहते हैं कि किस तरीके से भारत को, हमारे देश को घेरने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। और यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले जो है चाइना का एक वो युद्ध नौसेना का ही जहाज था जिन्होंने श्रीलंका के बंदरगाह पे डेरा डाला हुआ था। और लगातार इस तरह की भी खबरें आई थी कि वो भारत की जासूसी करने के लिए वहां पे टिका। हालांकि भारत के हस्तक्षेप के बाद में उस जहाज को वापस जाना पड़ा, उस जहाज को श्रीलंका से वापस चाइना जाना पड़ा, लेकिन वो मुद्दा भी बहुत गर्म था। और जिस तरीके से आईएनएस विक्रांत को लेकर आज देश को उसको सपुर्द किया गया है, देश को
सौंपा गया है उससे निश्चित तौर पर ही हमारी ताकत बढ़ेगी। और चाइना के लिए भी ये एक बहुत बड़ा माकूल जवाब इसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हालिया घटनाक्रम हमारा बदला था, उसमें चाइना की तरफ से भी बयानबाजी निकलकर सामने आई थी जिसको भारत के द्वारा सिरे से नकार दिया गया था। तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि इस समय चाइना का हस्तक्षेप भी कहीं ना कहीं अन्य देशों के माध्यम से भारत को लेकर नीचे दिखाने के लिए बढ़ रहा है, तो इस चीज को आप किस तरीके से लेते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं वो बताऊंगा कि जिन जिन देशों ने चाइना और चाइना का सहयोग लिया है उसका अभी फिलहाल इस साल में क्या हालात हुए हैं। तो सबसे पहले श्रीलंका की आपने बात जो बोली उसमें रक्षा सब्जेक्ट जो विषय है उसके पंडित जो है वो ज्यादा अच्छा तरीके से हमको बता सकते हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि श्रीलंका बीच में ये जो उसका जो कुछ वहीं पे बंदर पे उसका अडिंगा जो था वो वहीं पे पहुंचा था, उसकी सेना भी वहीं पे थी, बंदरगाह में थी। चाइना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चाइना जिस देश को उसकी मदद पहुंचाता है वो देश बर्बाद होता चला जा रहा है। उसके सबसे बड़े दो एग्जांपल है श्रीलंका और पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी कुछ डेवलपमेंट के काम चाइना और चाइना की कंपनी कर रही है, तो उसका क्या हाल है वो भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। वहीं पे जो उसका कर्ज है, पाकिस्तान का कर्ज है, वो बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। उसकी कंपनी जो है चाइना की वो उसको धमकी दे रही है कि अगर आपको हमारे पास से ये सहायता चाहिए, बिजली चाहिए, तो आपको ये देना पड़ेगा, वरना आपको परेशानी हो जाएगी। वैसे ही श्रीलंका की बात है, श्रीलंका में क्या हालात हुई, पूरे की पूरी सरकार, लोगों ने वहीं पे राष्ट्रपति के भवन हो या बड़ा प्रधान हो, लोग सड़क पे उतरे थे, वो दृश्य भी हमने देखे हुए हैं। तो क्या हालात हुए थे, तो चाइना से दूरी रखने में ही भलाई है, उतना तो वो लोग समझ चुके हैं। जी, आपने अपनी बात रखी और निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं वो निश्चित ही तौर पर सही है, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे क्योंकि ये आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर है और लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि इसकी खासियत क्या है। आईएनएस विक्रांत एक बड़ा युद्धपोत है और इसमें क्या क्या खासियत है, तो दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि कोचीन शिपयार्ड में बने आईएनएस विक्रांत की लंबाई जो है वो 262 मीटर की है। वहीं इसकी चौड़ाई भी जो करीब 62 मीटर है, यह 59 मीटर ऊंचा है और इसकी बीम जो है वो 62 मीटर की है। युद्धपोत में 14 डेक हैं और 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट भी हैं और इसमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से केबिन भी बनाए गए। ये बड़ी बात है कि महिला अधिकारियों की तैनाती भी इस युद्धपोत पर होगी और उनके सुरक्षा के लिए और उनके जो है सहूलियत के लिए महिलाओं के लिए अलग से केबिन भी बनाए गए और इसके अलावा इसमें आईसीयू से लेकर चिकित्सा से जुड़ी सभी सेवाएं और वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी मौजूद हैं, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति क्रू मेंबर बीमार होता है तो अंदर जो है अस्पताल की सेवा भी मुहैया है, वहां पर उसको आराम से मिल सकता है। तो ये आज की बड़ी खबर है कि आईएनएस विक्रांत जो है उसको सौंपा गया है देश के हाथों में और इसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची शिपयार्ड गार्ड पे उसको देश के हाथ के सुपुर्द किया है। अब हम दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे कि सीएम केजरीवाल जो है आज गुजरात दौरे पर है, उनका 2 दिन का दौरा है और वो द्वारका में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो थोड़ा विस्तार से चलते हैं और उनके इस दौरे के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने संगठन के प्रचार अभियान को गति देने के लिए आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ये एक बड़ी खबर है और इस खबर पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस पे आगे आपको बता दें कि इस दौरान वह मतदाताओं के लिए एक और चुनाव पूर्व गारंटी घोषणा पत्र की भी जो है उनका जो खाका है घोषणा पत्र का वो जनता के सामने रखेंगे। आपने एक बयान में गुरुवार को कहा था कि अपनी यात्रा के दौरान केजरीवाल गुजरात के लोगों के लिए चुनाव पूर्व बड़ी गारंटी की घोषणा करेंगे, जहां साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। सीएम केजरीवाल गुजरात के लोगों से कई वादे भी कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव के बाद में जनता उन वादों को, चुनाव से पहले उन वादों को कैसे लेती है और बहुमत आम आदमी पार्टी का कितना बढ़ता है। ये एक विषय अलग है, इस पर भी हम मुद्दे पर आएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि केजरीवाल गुजरात के लिए अब तक कई गारंटी की घोषणा लोगों की सुविधाओं के लिए कर चुके हैं, जिसमें प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की भी बात कही गई है। 3000 रुपए की बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात कही गई है और सरकारी नौकरियां जो रिक्त वैकेंसी है वहां पर उनको भी भरने की बात
कही गई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कुछ दावे और भी किए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में एक बड़ा दावा किया है। सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापा मारने के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 4% बढ़ गया। उनका यह कहना है कि सीबीआई ने जो है ये छापा मारा है तो इसका जो प्रतिक्रिया है या इसका प्रतिफल कहेंगे वो गुजरात में देखने को मिलेगा। लोगों का भरोसा जो है मनीष सिसोदिया या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर उनका विश्वास और बढ़ गया है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि जनता का विश्वास कितना बड़ा है। ये जब चुनाव प्रक्रिया होगी तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, उन्होंने एक बड़ा गुरुवार को बयान दिया था और इसमें कहा था कि सीबीआई के छापे के बाद में जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी पर और बढ़ गया है। तो इसी मुद्दे पर हम सीधे जिगर पांड्या जी के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी पार्टी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और उनका 2 दिवसीय गुजरात दौरा भी है आज से। आपको क्या लगता है कि गुजरात में जो उनकी पिच है, ये कह सकते हैं जिसपे वो बैटिंग करना चाहते हैं या चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर वो तैयारियां कर रहे हैं और जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने की बात को मजबूती से रखने की बात करते हैं, वो कितने हद तक सफल हो पाएंगे? क्योंकि गुजरात की भौगोलिक स्थिति अभी बिल्कुल दूसरी है। जिगर जी। जी जी सुमित, अरविंद केजरीवाल और गुजरात, मैं थोड़ा शुरू से बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को और आपको भी कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब निकाय के चुनाव हुए थे तब सफलता हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने और ये जो है वो पहली सफलता थी। उसके बाद गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें सफलता नहीं मिली। तो ये तो बात मैं पुरानी बता रहा हूं। अभी की बात बताऊंगा तो आम आदमी पार्टी और उसका संगठन धीरे धीरे उन लोगों ने ग्राउंड लेवल पे बनाना शुरू किया। ये 2 घटना के बाद सूरत और गांधीनगर गांव में जाके उनके जो संगठन के जो दावेदार है या संगठन में रहने वाले कार्यकर्ता है या जिला स्तर के कार्यकर्ता है, तहसील के कार्यकर्ता है, वो सभी लोग अरविंद केजरीवाल और उनके साथ चल पड़े हैं। बात वो है कि जैसे आपने बताया कि यहाँ पे गुजरात का माहौल, गुजरात का जो एक इतिहास है वो थोड़ा अलग है। तीसरी पार्टी कभी भी यहाँ पे सफल नहीं हुई है। उसके एग्जाम्पल भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा छोड़ के चले गए थे, उनकी पार्टी बनाई थी, केशुभाई पटेल ने वरिष्ठ नेता थे, उनकी पार्टी भी सफलता हासिल नहीं की थी। शंकर सिंह वाघेला जी ने उनको भी सफलता नहीं मिली थी। एनसीपी कभी भी सफलता नहीं मिली है। बहुत सारी पार्टी आई गई, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में से किसी एक को ही सफलता मिली है और पूर्ण बहुमत अभी तक तो मिला हुआ है। 2017 की बात करें, भाजपा सफलता मिली थी ऐसा नहीं बोला सकता, लेकिन नजदीक पहुंच चुके थे। उसके बाद जो घटनाक्रम है वो भी हम जानते हैं। बात वो है कि अब ये आम आदमी पार्टी गुजरात में इस बार आई है, इस चुनाव में 2022 के चुनाव अभी बाकी है। क्या नतीजा होगा वो तो समय बताएगा, किसको कितना वोट शेयर मिला हुआ है। अरविंद केजरीवाल अभी जो दावे कर रहे हैं कि 6% तक बढ़ जाएगा या 4% तो अभी से है, वो तो उनके दावे है, लेकिन अभी से हम कुछ खुल के बता नहीं सकते कि किसके कितने वोट शेयर होंगे विधानसभा के लिए। कुल मिला के बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की, उनका गुजरात का दौरा और उनकी गारंटी इसके पहले भी आ चुके हैं। महिलाओं को वो गारंटी दे चुके हैं, बेरोजगार को गारंटी दे चुके हैं, फ्री बिजली, शिक्षण व्यवस्था या अलग अलग हेल्थ सुविधा जो है उसके बारे में उन्होंने बात की है। एक बार मैं सुमित एक बात और भी बताऊंगा कि जब जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गुजरात सरकार को घेरने में सफल रही है, वो इन्हीं मुद्दे में, शिक्षण व्यवस्था हो, हेल्थ, वो 2 जो बाबत है उसके लिए गुजरात में बहुत बड़ी हलचल हुई थी। शिक्षण मंत्री के गांव में, उनके गढ़ में जाके शिक्षण की जो व्यवस्था है उसकी बात रखी थी। हेल्थ जो आरोग्य सुविधा है उसकी बात उन्होंने सबसे पहले रखी। तो उसके बाद जो हलचल हुई है, गुजरात गवर्नमेंट को कहीं
कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना मजबूर वो हो चुके थे। और उसकी बात भी उन्होंने उसके बाद जो आंदोलन चल रहे हैं, अभी जो आपने हाइलाइट्स में बताया था कि ग्रेड पे पुलिस का जो आंदोलन था उसमें क्या हुआ है, उसका भी विस्तार से हमारे सहयोगी बताएंगे। लेकिन बात वो है कि आम आदमी आने के बाद, अरविंद केजरीवाल की एंट्री के बाद, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को मजबूरन कुछ ना कुछ तो जनता के बीच पे कुछ ना कुछ बात ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये उनकी सफलता है कि आम आदमी पार्टी आई और जो मुद्दे उन्होंने उठाए सरकार के, सत्ता पक्ष के, उस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी कमलम में कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। तो ये बड़ी सफलता उनको मिले या ना मिले वो तो आने वाला समय बताएगा। चुनाव के बाद वो हम विस्तार से बात कर पाएंगे। लेकिन उतनी सफलता तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मिली है कि वो जो बोलते हैं, बताते हैं, उसके बाद सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जी जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि दिल्ली का घटनाक्रम भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सीबीआई ईडी का खेल कराने की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की, कि बीजेपी ने जो ईडी है और सीबीआई को कठपुतली बना लिया है। मतलब वो जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये आरोप है आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं, उनको ये भरोसा है कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में 2 बार सरकार बनाई और पंजाब में, जो पंजाब एक बहुत बड़ा गढ़ माना जा रहा था, उसमें सेंध लगाकर पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो बनाई, तो ये एक बड़ा उनका उत्साह का कारण भी कह सकते हैं। और इसलिए उन्होंने हिमाचल में भी चुनाव होने हैं और इसके बाद में गुजरात में भी चुनाव होने हैं, तो दोनों में पार्टी की साख को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि पंजाब में भगवंत मान सरकार चला रहे हैं। कुछ दिन पहले आरोप भी लगा था अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि भगवंत मान जो है सारे डिसीजन पूछ कर ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के भी सीएम है और पंजाब की सीएम की कुर्सी को भी वो वही चला रहे हैं। आपको लगता है कि गुजरात में जिस तरीके का जो इस समय राजनीतिक परिवेश है, वहां पर लगातार बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी का गढ़ मजबूत है, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो मजबूत है, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में बीजेपी के किले को, जो अभेद किला कहेंगे, उसको भेदने में सफल हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके का परिणाम जो है पंजाब में देखने को मिला, उन्होंने वहां पर भी लोगों से उन्होंने कई वादे किए और इसीलिए उनके उत्साह में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी हुई। और यही वादे जो है वो गुजरात की सरजमी पर वो कह रहे हैं कि हम मुफ्त शिक्षा देंगे, हम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, हम फ्री बिजली देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सरकारी नौकरियों में युवाओं के लिए रोजगार देंगे। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में जो अपने वादे हैं जनता तक वो पहुंचाने में सफल रहेगी? जनता उन वादों पर विश्वास करके जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने की कोशिश कर सकती है? आपको क्या लगता है? ये जो बातें हैं गारंटी की, जो कुछ बातें जी, वाले चुनाव में जो वोट पड़ेंगे उसके ऊपर छोड़ देंगे। लेकिन एक बात सुमित पक्का है कि उन बातें क्या जो एक माहौल बना हुआ है फिलहाल आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद, तो लोग 2 चीज पे खास मतलब ग्राउंड लेवल पे जो सोच रहे हैं वो शिक्षण व्यवस्था और आरोग्य सुविधा, उसके ऊपर या दिल्ली का मॉडल जो है, दिल्ली में उन्होंने जो काम जितना किया है उतना वो दिखा रहे हैं कि हमने भाई ये काम किया है, इतना किया है। पंजाब की बात करें तो उसमें सीएम का चेहरा पहले से उनके पास था भगवंत मान के रूप में, तो गुजरात में वो चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा ही नहीं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आके यहाँ पे बात करते हैं, अलग अलग जो उनके राष्ट्रीय नेता है वो वहां से आके यहाँ पे बात करते हैं। गुजरात के हर जिले में अलग मुद्दा है, अलग बात है। गुजरात के हर तहसील में अलग बात है, हर सीट पे अलग बात है, हर सीट का अलग मुद्दा है। तो मैं नहीं समझता हूं कि दिल्ली मॉडल की बात हर तहसील पे जाके पहुंच पाएगी या वो मुद्दा हम यहाँ आके वहां ये कर देंगे, वोट देंगे, वो तो हर पार्टी बोलेगी और बताएगी। बात वो है कि कितनी सफल होती है वो तो आने वाले समय के गर्भ में है। लेकिन बात उतनी है कि भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी वहीं पे उठा रही है कि कांग्रेस कहीं पे अभी भी ग्राउंड लेवल पे नहीं है।
कांग्रेस का क्या मुद्दा है, कैसे वो जनता के पास जाएगी, क्या बात लेके जाएगी। मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें भी है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में रह के भी कहीं ना कहीं वो जनता के पास वो मुद्दा ले जाने में असमर्थ रही है। सफल हुई है आम आदमी पार्टी पिछले 6 महीने से कि ये बात हम करेंगे, ये बात हम कर पाएंगे, ये बात हम लाएंगे। भविष्य की बात है कि हम ये चीज करेंगे। कितना सफल होंगे वो तो वोटर बताएंगे। कितनी बात पे वोटर्स जो है नागरिक हो है जो उनके बात में भरोसा करेंगे, वो तो नागरिक के ऊपर, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। बात उतनी है कि राजकीय हलचल डिस्टर्ब करने में वो सफल हुई है। जी दो मुद्दे आज के बड़े थे जिनको हमने शुरुआत में उठाया। पहला मुद्दा आईएनएस विक्रांत को सौंपा गया, दूसरा मुद्दा आम आदमी पार्टी का था जो गुजरात में लगातार अपने ग्राफ को बढ़ाना चाहती है। इन दोनों मुद्दों के लिए जुड़ने के लिए हम जिगर पांड्या जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम तीसरे मुद्दे पर चलेंगे कि श्रीकांत त्यागी मामले में अखिलेश यादव के फैसले पर उठे सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिला और इसके बाद समाजवादी पार्टी का जो है उस पर आरोप भी लगने लगे कि अपराधियों के साथ जो है वो समाजवादी पार्टी आकर खड़ी हो गई है। और इसी को लेकर आज बड़ी खबर जो है वो नोएडा से निकलकर आ रही है, क्योंकि सपा को बड़ा झटका लगा है। 39 लोगों के साथ की एक टीम थी जिसमें कुछ सहयोगी भी हैं और यहां तक कि नोएडा के जो है उपाध्यक्ष है, नगर उपाध्यक्ष हैं शैलेंद्र उपाध्याय, उन्होंने कुछ सहयोगियों के साथ में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और तीसरी हमारी बड़ी खबर है और इस पर भी मैं बात करूंगा। तो आपको बता दूं कि नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी, कुछ दिन पहले चलते हैं, कुछ दिन पहले की घटना का जिक्र करते हैं कि नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता के आरोपी यानी कि श्रीकांत त्यागी को लेकर राजनीति अब थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के 9 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को आरोपी के परिवार से भी मिलेगा और इससे पहले सपा को एक बड़ा झटका लग गया है। नोएडा महानगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने अपना सभी सहयोगियों के साथ जो है उनकी टीम जो थी उसके साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। श्रीकांत त्यागी के परिवार से शुक्रवार को सपा के एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होने वाली है और उससे पहले सपा को एक बड़ा झटका लग गया है। नोएडा के महानगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार हैं जो लगातार नोएडा में समाजवादी पार्टी के झंडे को थामे हुए थे और लोगों के बीच में जाकर जो है सपा को मजबूत करने की कोशिश करते थे। कई खबरें भी उनकी कुछ दिन पहले भी आई थी सपा को लेकर। अब उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से और कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे को देखते हुए उन्होंने कुछ लिखा भी है। उन्होंने महिलाओं के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और बदतमीजी की भी अपने इस्तीफे में जिक्र किया, अपनी बात का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की बदतमीजी महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, श्रीकांत त्यागी ने करी थी, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी ने जो अभी कुछ दिन पहले आपकी खबर आई थी एक महिला नेता है उनको भी निष्कासित किया। नुपुर शर्मा का भी केस आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा ने जो विवादित टिप्पणी दी थी उसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष का भी कहना है कि हम अपराधियों के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि अपराधियों का साथ जो पार्टी दे रही है उसका निश्चित तौर पर जनाधार गिरेगा। और समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है और इस दौरान पर जो हम कह सकते हैं कि लगातार अगर वो श्रीकांत त्यागी के परिवार से मुलाकात करेगी, जिसका विरोध हुआ, लगातार सोसाइटी में विरोध हुआ, जिले में विरोध हुआ, यहां तक कि कई राज्यों में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि श्रीकांत त्यागी ने जो महिला से बदतमीजी की उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उसको लेकर जो है समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड था और उन्होंने 9 सदस्यीय लोगों का प्रतिनिधि मंडल जो है वो बनाया हुआ है जो मुलाकात करेगा शुक्रवार को, यानी कि आज शाम तक मुलाकात करने की बात कही जा रही है। मुलाकात के बाद का क्या होगा उसको पे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 सदस्य प्रतिनिधि मंडल इमाम घोषित अपराधी श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। उन्होंने यह इस्तीफे पत्र में इस बात का जिक्र दिया है कि सपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो किस तरीके से प्रतिनिधि मंडल को मिलने की इजाजत दे सकता है।
उन्होंने साफ तौर पर भी इसका उल्लेख किया है और निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी पर ये उन्होंने आरोप लगाया है कि अपराधी के साथ में आप कैसे खड़े, जब हम लगातार निष्पक्ष होकर लोगों के जनता के बीच जाने की बात करते हैं। और इस बीच आज आपका प्रतिनिधि मंडल जो है वो 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल श्रीकांत त्यागी के साथ, इस परिवार के साथ कैसे मुलाकात कर सकता है, तो एक बड़ा इशारा भी है, बड़ा आरोप भी है और ये सपा के लिए बड़ा झटका भी है। सपा इस्तीफा देने वाले शैलेंद्र कुमार का कहना है कि जिस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति से बीजेपी दामन छुड़ा रही है उससे सपा कैसे चिपक सकती है, ये उन्होंने जिक्र किया है। सोसाइटी के अलावा नोएडा, यूपी और पूरे देश में हर कोई महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार पर दुखी है, ये उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया है अपने इस्तीफे पत्र में। जिस दिन विशेष वर्ग की रैली श्रीकांत त्यागी के पक्ष में हुई थी उसी दिन सोसाइटी में महिलाओं ने इसका जोरदार विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि उस रैली में नोएडा के किसी भी सोसाइटी के 10 लोग श्रीकांत के पक्ष में नहीं पहुंचे थे। इस्तीफा देने वाले नेता ने कहा कि सभ्य समाज में कोई भी इंसान महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग या भाषा का हो। उन्होंने लिखा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि जब यह मामला ठंडा पड़ रहा था तो अचानक महिला विरोधी निर्णय ये क्यों ले लिया गया, आखिर कहीं ठंडे तवे पर रोटी सिकती है। ये उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर ठंडा तवा हो तो उस पर रोटी नहीं सिक सकती है। इसी तरह समाजवादी पार्टी अगर अपराधियों के साथ खड़े होने की बात करती है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के चलते मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। ये तीसरी बड़ी खबर थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चौथी खबर का रुख करेंगे कि झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग की भी आशंका जताई गई है। झारखंड के जो नेता हैं, झारखंड के जो विधायक हैं, जो इस समय रायपुर के रिजॉर्ट में शिफ्ट किए गए हैं और यहां तक कि सीएम हेमंत सोरेन से भी बात की गई है। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, जैसे कि उसने महाराष्ट्र में किया। शिवसेना के साथ में शिंदे को मुख्यमंत्री पद बना दिया गया और बड़ा घटनाक्रम आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ। इसी तरह झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने भी आरोप लगाया है बीजेपी पर वो हॉर्स ट्रेडिंग का। आपको इसी खबर पर आगे ले चलते हैं कि झारखंड में उठे सियासी संकट को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्म हुई है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच सियासी जंग जो है अब और तेज हो गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री करंट में है भूपेश बघेल एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। झारखंड में राजनीतिक उठापटक की स्थिति रोज देखने को भी मिल रही है। हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के बीच झारखंड के यूपीए गठबंधन के 32 विधायक रायपुर उनको शिफ्ट किया गया है। विधायकों को नवा रायपुर के मेफेयर होटल में ठहराया गया है। कांग्रेस और झामुमो के विधायक के साथ कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। यूपीए को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका लगातार जो है वो व्याप्त है उनके मन पर और उसको लेकर वो सवाल भी बीजेपी को लेकर उठा रहे हैं। आपको बता दें, आगे ले चलते हैं इसी खबर पर कि झारखंड में कैबिनेट की बैठक के बाद रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में ठहरे हुए कांग्रेस व झामुमो विधायक ने देर रात मीडिया से चर्चा भी की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, विधायक दीपिका पांडे, विधायक भूषण बाड़ा और जेएमएम के विधायक हैं संदीप सोनू। स्टीफन मरांडी ने झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने पर भी खुशी जता दी है। मीडिया से उन्होंने कई सवाल किए और उसका लगातार जो है मीडिया के सवालों का उन्होंने उत्तर भी दिया, जिसके बाद में कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। इस बीच बीजेपी पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए और झारखंड में राजनीति जो है वो 5 सितंबर को उसका जो स्थिति है वो साफ होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का गणित क्या है। पूरी 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में मौजूदा गठबंधन सरकार के पास कुल 49 विधायक हैं। इसके अलावा सोरेन को कुछ अन्य विधायकों का भी समर्थन मिला हुआ है। अगर पार्टी वाइज बात की जाए तो झामुमो के पास 30 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 18 विधायक हैं और आरजेडी के पास जो है 1 विधायक है। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो उसके पास कुल 26 एमएलए हैं, जबकि उसकी सहयोगी आजसू के पास 2 एमएलए हैं और इन्हें भी सदन में 2 अन्य विधायकों का समर्थन हासिल है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के विवाद में फंसने के बाद से यहां राजनीतिक संकट जो है वो लगातार गहरा गया और ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी इसका फायदा उठाते हुए सत्ता दल के विधायकों को खरीद सकती है। ये खुद हेमंत सोरेन का ये वक्तव्य है, उनका ये बयान था कुछ दिन पहले कि बीजेपी जो है वो खरीद फरोख्त करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आने वाले दिनों में स्थिति झारखंड की भी साफ होगी और वहां पर जो राजनीतिक घटनाक्रम है किस तरीके से बदलेगा ये सभी के साथ आएगा। 5वीं खबर पर हम चलते हैं। ये भी बड़ी खबर है
कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से शुरू करने और नियत व्यवस्था को खत्म करने और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित गुजरात में राज्य कर्मचारी थे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुरानी जो मांगे हैं, पुरानी जो ज़रूरतें थी, जो सरकार के द्वारा नियम करे गए थे जिनमें बदलाव किया गया तो उनको खत्म करके ये फिर से पुरानी पेंशन बहाल की जाए। गुजरात में लगभग सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया है। आपको बता दें कि 2004 में बंद कर दी गई पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग लगातार उठ रही है और सरकारी कर्मचारी संगठन ने बाद में इस सिलसिले में सीएम को संबोधित करके एक ज्ञापन भी सौंपा है। ये बड़ी खबर है कि लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया और इसको जो गुजरात के सीएम है उनको एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना मामला गुजरात में लगातार तूल पकड़ रहा है। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसको फिर से बहाल किया जाए, जिसके चलते लोगों में रोष है, लगातार इसे बहाल करने की मांग उठ रही है। तो ये 5 खबरें थी दिन की बड़ी, जिन पर आज पूरा घटनाक्रम केंद्रित रहेगा देश का। सबसे बड़ी खबर हमारा आईएनएस विक्रांत का, दूसरी अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा, तीसरी खबर पे हमने रुक किया था कि जिस तरीके से लगातार श्रीकांत त्यागी को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन उठा था, उसको लेकर कई जगह जो कई संगठन थे उन्होंने महिला से बदतमीजी करने को लेकर कई जगह धरना प्रदर्शन भी किया था। उसको लेकर भी कई सवाल उठे थे और सपा को इस खबर में यानी कि श्रीकांत त्यागी को लेकर उनका आज 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो मिल सकता है श्रीकांत त्यागी के परिवार से। इसको लेकर खुद सपा के नगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र उपाध्याय ने कुछ सहयोगियों के साथ में इस्तीफा दे दिया। तीसरी बड़ी खबर ये थी। चौथी खबर थी हमारी झारखंड में जो राजनीति उठापटक चल रही है, राजनीति जिस तरीके से गर्म थी उसके बारे में भी संक्षेप में हमने आपसे बात की। चौथी खबर, पांचवी खबर थी हमारी गुजरात में जिस तरीके से पेंशन व्यवस्था बहाली करने के लिए लगातार राज्य के कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। तो ये जो बड़ी खबर थी इस पे हमने नजर बनाई। हम आगे भी इस तरह की खबरें आपके बीच लेते आएंगे। आप देख सकते हैं राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र के साथ जुड़े रहिए, राष्ट्र के साथ रहिए। इसी के साथ हम अपनी जो ये बुलेटिन है न्यूज़ रूम लाइव को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर 12 से 1 बजे के बीच में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लहरों से